हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और कल के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज तो है होली का पावन पर्व और आप लोग लगे होंगे होली की मस्ती में। लेकिन कल जो होने वाली है आप लोगों की परीक्षा, उसको भी भूला नहीं जा सकता। तो उसकी बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास, है ना। पिछले 2 दिनों से हम लोग कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, अपना आरोह वितान कर लिया हमने, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए। बट आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल। अभी हमारी एक बुक और रह गई है, अभिव्यक्ति। ठीक है, उस अभिव्यक्ति को भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। और हाँ, आरोह के आपके जो गद्यांश और काव्यांश हैं, उनके कुछ ऐसे मोस्ट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज मैं अपनी नोट्स लेके आई हूँ ना, जो बुक से मैं पढ़ती हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, है ना, जहां से पढ़ पढ़ के मैं पढ़ती हूँ, वो सारे नोट्स मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों का समय भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है। जितना कम समय में जितना ज्यादा मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, उतना मैं आज दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आज मैं सिर्फ वो टॉप 50 क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को, और साथ ही साथ अभिव्यक्ति के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभिव्यक्ति का जो एक चैप्टर आपके आरोह वितान की पूरी किताब को भी जोड़ दे तब भी उसका कंप्लीट नहीं होना, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का टाइम चला गया। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमें जो आपका इंपॉर्टेंट मिल जाए, जितना भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाए, हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि कल है एग्जाम, है ना, ज्यादा समय बचा नहीं है। तो यहाँ भी समय को बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले तो हम लोग अभिव्यक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरी दौर कब से कब तक चला? ये क्वेश्चन आता है बेटा तो 1993 से 2001 तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो बेटा वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। समाचार पत्र किस भाषा के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो बेटा समाचार पत्र जिसमें मुद्रित होती, प्रिंटिंग होती है, तो वो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सकता है, दृश्य मतलब जिसको देखा जा सकता है। दृश्य श्रव्य मतलब जिसको देखा और सुना दोनों जा सकता है। ठीक है, मुद्रित मतलब होता है प्रिंटिंग माध्यम। उसके बाद, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? बेटा श्रव्य माध्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? ठीक है, तो बेटा दृश्य और श्रव्य माध्यम है। ठीक है, ये कौन सा है? दृश्य और श्रव्य माध्यम है। नेक्स्ट, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुद्रित माध्यम सबसे पुराना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, पेपर पहले आया, रेडियो टीवी तो बाद में आया। ठीक है, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती है। किस खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? उसको हम लोग लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव। जैसे हम लोग आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं ना, डायरेक्ट उसी समय लेते हैं, वही लाइव होती है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे है? तो तहलका.com को। किसको है? तहलका.com को। टीवी की खबरों के संदर्भ में ड्राई एंकर क्या होता है? या ड्राई एंकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं बेटा? तो ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्यों नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देते हैं। ठीक है, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसी समाचार का टेलीविजन पर घटनास्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव होता है। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो योहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, जॉनसन गुटेनबर्ग थे शायद। ठीक है, योहानेस। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है बेटा? इंटरनेट में होता है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सारे चुटकियों में पढ़ाऊंगी और सारे क्वेश्चन यहीं से छप के आएंगे पत्रकारिता के। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको पूरे रिपोर्टर भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे इसको पढ़ा पढ़ा के, और क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। ठीक है, अगला क्या है? भारत की पहली साइट कौन सी थी? तो रिडीफ थी। प्रिंट माध्यम का विवेचन कीजिए। प्रिंट माध्यम क्या होता है? तो प्रिंट माध्यम वह माध्यम है जिसमें जानकारी प्रिंट की जाती है, जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, बुक्स आदि। इसमें शब्दों का जादू होता है और वाचकों की विचारशीलता और जागरूकता प्रदान करने का कार्य करता है। प्रिंट मीडिया का उपयोग जनता के बीच जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन आदि में कैसे किया जाता है? प्रिंट माध्यम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप उनकी विशेषताएं बता दो कि क्या क्या। पहला,
प्रिंट माध्यम स्थायी होता है, यानी एक बार छपा गया सामग्री लंबे समय तक बना रहता है, पढ़ने के लिए किसी भी समय उपयुक्त रह सकता है, और क्या है, लोग इसे अपनी सुखानुसार देख सकते हैं। फिर अगला क्या है, प्रिंट माध्यम को पढ़ने के लिए व्यक्ति को उच्चतम ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, जिससे व्यक्ति से साक्षरता की भाषा में भी समझ सकता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वही प्रिंट माध्यम पढ़ पाते हैं भाई। उसके बाद प्रिंट माध्यम सामग्री की प्रामाणिकता को बढ़ाता है, लोग प्रिंट माध्यम में विश्वास करते हैं, जिससे इसकी मान्यता होती है। कहते हैं ना, जो लिखा है तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। न्यूज़पेपर पर लोग अधिकतर विश्वास करते हैं ना, कहेंगे नहीं अरे ये सब झूठा सुना रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं, कल अगर न्यूज़पेपर में खबर आएगी तब हम मानेंगे कि ये बात सच है। ठीक है, प्रिंट माध्यम की प्रौद्योगिकी सीमाएं कम होती हैं, जिससे इससे साझा करने की कमी होती है। प्रिंट माध्यम में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, अखबार और मैगजीन होती हैं, जो विभिन्न विषयों पर लोगों को जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, रेडियो माध्यम पर प्रकाश डालिए। बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। रेडियो माध्यम एक श्रव्य माध्यम है, जो विभिन्न प्रकार की सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। यह लोगों को बड़े से बड़े क्षेत्रों में जोड़ता है और उन्हें दुनिया भर में घटित हो रही घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। रेडियो माध्यम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें जो साक्षर लोग नहीं होते, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी सुनकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मनोरंजक माध्यम है, इसमें गाने सुन सकते हैं, प्राकृतिक आवाजें सुन सकते हैं, नाटक सुना जा सकता है। ठीक है, रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, रेडियो माध्यम पर कविता और संगीत का प्रसार मनोभाव को सुधारने में सहायक होता है और लोगों को सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। रेडियो माध्यम समाज सेवा के लिए उपयोगी है, जैसे कि जागरूकता प्रोग्राम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान आदि। ठीक है बच्चा, उसके बाद जो अगला है वो है टेलीविजन माध्यम। मतलब तीनों माध्यम को आपको अच्छे से पढ़ के आना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मुद्रित हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, दृश्य श्रव्य, जिसमें देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। इसमें बेटा ये एक शक्तिशाली प्रभावी माध्यम है, जो व्यक्ति और समाज को विभिन्न प्रकार की सूचना, मनोरंजन, शिक्षा आदि सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ता है। टेलीविजन माध्यम की विशेषताएं क्या है? टेलीविजन समाचार एवं सूचना प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह लोगों को देश और विदेश घटित घटनाओं की जानकारियां देता है। ठीक है, इसमें सारी चीजें ताजा अपडेट मिलती है। गेम्स होते हैं, शोज होते हैं, मनोरंजन होता है, चित्रात्मक तरीके से मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, गाने सुनते हैं। ठीक है बच्चा, टेलीविजन बेटा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीविजन के थ्रू बच्चे शिक्षा में आगे अग्रसर होते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन भी आप लोग टीवी और मोबाइल के उसके ही होते हैं ना। टेलीविजन लोगों को समाज में आदर्शों और लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ता है। टेलीविजन माध्यम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता तकनीकी विकास के बारे में जानकारी प्रदान करके लोगों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के पेपर में छप जाएगा, देख लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें लेके आई हूँ। उल्टा पिरामिड शैली के सभी 3 हिस्सों के नाम लिखिए। उल्टा पिरामिड की शैली के 3 हिस्से कौन कौन से? इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। ठीक है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उल्टा पिरामिड शैली का करते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोक और उपयोगी शैली का नाम लिखिए, तो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं? 3 भाग है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए, तो इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी और समापन। आप लोग इसको ऐसे करके बना के भी बता सकते हो। ठीक है, उल्टा पिरामिड का। चलो, समाचार के 6 ककार कौन कौन से होते हैं? ककार, 6 ककार पूछा जाता है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। समाचार लेखन के 6 ककार, कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों से होता है। ठीक है, किन्हीं 2 ककारों के नाम लिखिए, कैसे और क्या। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 6 होते हैं। समाचार लेखन के 6 ककारों के बारे में संक्षेप से लिखिए। ये आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। तो इन 6 ककारों के बारे में बताएंगे कि समाचार लेखन के कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि के संबंधित खबर लिखी जाती है। जो समाचार पत्र लिखा जाता है, तो इन्हीं ककारों के आधार पर समाचार घटना को लिखा जाता है। ठीक है, आगे 6 ककारों से हम इस प्रकार समझते हैं। कब, यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से किसी घटना तथा समय, समस्या के समय को बताया जाता है। कहां पर घटित हुआ, कैसे, उसके बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार विश्लेषण दिया जाता है, कैसे वो घटना घटी। ठीक है, क्या, उसका क्या कारण है। ठीक है, द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों, इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं को प्रकाश डाला जाता है। और कौन, इस प्रकार का आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। ठीक है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? जिसको नियमित वेतन मिलता है, तो उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। जो परमानेंट रहता है ना, फुल टाइम,
जिसको हम लोग फुल टाइम कहते हैं। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम। किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो उसको अंशकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशकालिक। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णकालिक पत्रकार होता है। अंशकालिक का आपको बता दोगे जिसको निश्चित समय के लिए। देखिए दोनों का क्वेश्चन आंसर इसमें बोला गया है। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो पत्रकार लेखन का यह प्रकार जिसमें एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है, फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। फीचर से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। यह कैसे लिखा जाता है? फीचर लेखन पर प्रकाश डालिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, फीचर नाटक का विवेचन कीजिए। तो ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं को साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, ठीक है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। इससे लेखन अपने विचार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है और फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों में प्रयोग होती है। तो बेटा ये पूरा आंसर आप लोग इसको देख के सही तरीके से लिखेंगे। कथात्मक शैली क्या होती है? कथात्मक शैली एक शैली है जिसमें एक कहानी को रचना किया जाता है। यह शैली व्यक्ति की भावनाओं, अनुभवों और जीवन की घटनाओं को साझा करने का एक माध्यम प्रदान करती है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं को समाहित किया जाता है और पाठकों को व्यक्ति या स्थान के अनुभव के माध्यम से सीधे संपर्क में लाता है। कथात्मक शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं बता देंगे, ठीक है। कहानी का विकास महत्वपूर्ण है। कथात्मक शैली विभिन्न प्रकार की कहानियों को समाहित करती है। कथात्मक शैली का उपयोग व्यक्तित्व, अनुभव को साझा करने में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बता देंगे। लॉन्ग आंसर पे ध्यान दीजिएगा, वहीं से शॉर्ट आंसर भी आपके कट के आएंगे। लॉन्ग आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट आंसर तो एक एक नंबर के मैंने क्विक दिए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, तुरंत सारे करवाएंगे। साक्षात्कार की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। साक्षात्कार क्या है भाई? तो साक्षात्कार वह तरीका है जिसमें कोई पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से उसकी राय, भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। किसी भी साक्षात्कार करने वाले व्यक्तित्व में गहरा ज्ञान, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए जिसका वह साक्षात्कार करता है, मतलब जिसका वो इंटरव्यू लेता है। इसका मतलब होता है बेटा इंटरव्यू। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इतना तो खुद समझ लेंगे अगर इंग्लिश में उसको पता चल जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है कि समाचार पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समाचार का मुख्य कार्य पाठकों को सूचना देना होता है, ठीक है। समाचार को हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है ताकि ये पढ़ने वाले को घटना का पूरा विवरण आसानी से प्रस्तुत कर सके। समाचार लिखते समय भाषा का भी सरल, सहज रखा जाता है। उल्टा पिरामिड का प्रयोग होता है, भाषा आसान, सरल और सहज होती है ताकि पाठकों को यह सब आसानी से समझ में आ जाए। समाचार लिखते समय पत्रकार अपने विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। समाचार पूर्णतः तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है बच्चा। बीट की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके कई प्रश्न बन के आए हैं कि मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, या मीडिया में बीट का क्या अर्थ है। तो जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विषय से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए, क्या स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है? हाँ, स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र होता है। विशेष लेखन की भाषा और शैली का विवेचन कीजिए। विशेष लेखन की भाषा और शैली का विवेचन करना है, ठीक है। तो विशेष लेखन की भाषा और शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। पहली, इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, विशेष लेखन में भाषा व शैली सरल और सहज होनी चाहिए। विशेष लेखन में सामान्य लेखन से अलग विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। विशेष लेखन में विशेष क्षेत्र में संबंधित नवीन शब्दावली को अपनाना चाहिए, ठीक है। विशेष लेखन के स्वरूप का वर्णन कीजिए बेटा, तो वो सारे बता देंगे कि किसी भी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय को लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहा जाता है। खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार इत्यादि विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विशेष लेखन लिखते समय हमें भाषा सरल, सहज रखनी थी। वही सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, बस आपको समझना है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट जानना है कि उसमें होता क्या है, ठीक है। विशेष लेखन के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, स्वास्थ्य और खेल बता दो। विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है? फिर से वही चीजें आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे क्या मतलब होता है। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? उसको हम लोग विशेष लेखन कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं कविता के पाठ पर। कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसको समझेंगे। तो कविता के प्रमुख घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती। ये घटक निम्नलिखित हैं: भाषा, शैली,
बिंब। भाषा कविता की महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भाषा के माध्यम से कवि अपनी संवेदना और भावनाओं को व्यक्त करता है। शैली, शैली भी कविता का प्रमुख घटक है, इसके द्वारा ही कवि अपनी संवेदना को कवि के रूप में अभिव्यक्त करता है। और फिर आता है बिंब। बिंब क्या होता है? बिंब का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र, उसको बनाना। मतलब अगर कोई तुम्हारी कविता पढ़ रहा है तो उसके सामने वो चित्र भी प्रस्तुत हो जाए, उसके सामने एक इमेज बन जाए कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना के साकार को रूप प्रदान कर सकता है। फिर आता है छंद, जो कि हिंदी में आपने पढ़ा, यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि छंद ही कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा कविता पद्य की श्रेणी में आते हैं। छंद का ही इस्तेमाल करके कविता को पद्य श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, फिर आता है अलंकार। अलंकार जो होता है कविता का प्रमुख घटक है, कविता को सौंदर्य रूप प्रदान करता है। अलंकार क्या करता है? वो कविता को सजाता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं नाटक का सबसे जरूरी सशक्त माध्यम क्या है? संवाद। संवाद के बिना नाटक तैयार नहीं हो सकता। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शब्द। नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? रंगमंच पर। नाटक किस प्रकार की विधा है? वर्णित और नैरेटिव विधा है। ठीक है, अगला रंगमंच किस विधा में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आता है? नाटक में। कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? कथानक। कथा वस्तु किसे कहते हैं या कथानक किसे कहते हैं? तो कथा वस्तु कहानी का पहला तत्व होता है। कहानी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक या फिर कथा वस्तु कहते हैं। कथानक और कथा वस्तु में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेटा? पूरी कहानी में घटित होने वाली घटनाएं ही उसका कथानक है। इसे आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कहानी को नाटक के किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है? तो कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी की कथा वस्तु को समय और घटना के स्थान के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। किस समय पर कौन सी घटना हुई उस स्थान का ध्यान रखना है। ठीक है, कथा वस्तु संबंधित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि जैसा कथा में लिखा है वैसा ही वहां का वातावरण भी बने। कथा वस्तु के अनुसार ही मंच व संगीत का निर्माण किया जाना चाहिए। ध्वनि व प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पात्रों की आपस में बातचीत और व्यवहार को अभिनय के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए और संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप में बदल दिया जाना चाहिए। कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभाव को कहानीकार द्वारा प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। मतलब कहानी में तो लिखने वाला कुछ भी लिख देता है बेटा, लेकिन जब उसको नाटक के रूप में रूपांतरित किया जाए तब उसको होती है परेशानी। तो उसको नाटकीय रूप में दिखाना थोड़ा सा कठिन काम पड़ जाता है। ठीक है, पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप में बनाने में समस्या, सामानों को नाटकीय रूप में प्रदान करने की समस्या, भाई वैसा वातावरण भी माहौल बनाना पड़ेगा। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या आती है। ठीक है, किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है? तो प्रत्येक घटना व दृश्य को कथानक के अनुसार ही बनाया जाता है। अलग अलग स्थान पर घट रही घटनाओं को अलग अलग दृश्य में बांटा जाता है। दृश्य विभाजन करते समय कथा, कर्म व विकास का भी ध्यान रखा जाता है। कहानी की कथा वस्तु को समय व स्थान के आधार पर ही विभाजित करने में अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, नाटक और कहानी में क्या क्या समानताएं हैं वो बताना है। तो ये दोनों आप लोग ये आंसर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, कहानी का मतलब क्या है और नाटक का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कि आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट की। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या है? रेडियो नाटक लिखते समय रेडियो नाटक की कहानी में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो नाटक कहानी बेटा केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक ही घटना पर घट रही कहानी से कहानी उबाऊ हो जाती है। सिर्फ एक घटना ना दिखाई जाए, उसमें मल्टीपल घटनाएं दिखाई जाए। ठीक है, और ऐसा सुनाया जाए कि सुनने वाला मजा आ जाए और उसी में वो रम जाए। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा मत करें, उससे ज्यादा वो उबाऊ लगने लगती है। ठीक है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अधिक पात्र करने से कहानी उलझ सकती है। सामान्य रेडियो नाटक में 5 से 6 अधिक पात्र नहीं होंगे। ये सारी मैंने क्लासेस में बताया था आप लोगों को। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? इन सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये सारी सीमाएं बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने यहाँ लिखी है। पढ़ोगे पीडीएफ मिल जाएगी और जैसे ही आप आंसर पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा। इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या क्या विशेषताएं? भाई वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, कम पात्र के होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिस विषय पर वो लिख रहा है, विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसी की एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। पहले एक रूपरेखा तैयार कर ले, भाई इस पॉइंट पे लिखना है, ऐसी ऐसी चीजें लिखनी है। ठीक है, विषय से जुड़े तथ्यों को उचित तालमेल होना चाहिए, दोनों में बराबर तालमेल होना चाहिए।
विचार विषय में सुसंबद्ध तथा संगत होने चाहिए, विचारों में एक तरीके से रिलेशन होना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए, मैं, हम नहीं। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेख को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद अगले पर आते हैं। नए व एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो नए व एवं अप्रत्याशित विषयों में लिखने से लेखक की चिंतन शक्ति धीमी पड़ जाती है, वो सोचने में धीमा हो जाता है। नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखन अपने विचारों के लिखित रूप देने में अभ्यास नहीं करता। नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखन में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति कम होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दोगे। एक कामकाजी औरत पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों को पूरा लेख दे दिया, जो आप कहते हो ना मैम लेख लिखने के लिए आता है, ये लो मिल गया लेख। नेक्स्ट क्या है, परीक्षा के दिन विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बेटा ये सारे लेख मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं, आलेख लेख पता है ना, इसको आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट, अध्यापक और शिक्षक के बीच का संवाद लिखना है। दो लोगों के बीच में भाई संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, आपको उसको लिखना है। कैसे लिखना है समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवाद लिखने के लिए आता है। किस चीज के ऊपर बात हो रही है, अध्यापक और विषय के बीच में। तो शिक्षक, नमस्ते बच्चों, आज हमारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। छात्र कहेगा शिक्षक जी तैयारी अच्छी चल रही है, पर कुछ सवालों का मॉडल टेस्ट हो सकता है। शिक्षक, बिल्कुल मैं समझता हूँ, यहाँ कुछ सवाल है, समय सीमा के साथ आपकी तैयारी की जांच करें। छात्र, ठीक है। शिक्षक जी फिर कुछ सवाल दे देते हैं। 30 मिनट बाद, देखो दृश्य को बदला गया कि 30 मिनट बाद समय बदलता है, क्योंकि उस समय वो टेस्ट दे रहे थे। शिक्षक, कैसा गया सवालों का समाधान। छात्र, थोड़ा चैन के साथ हो सकता था, पर मैंने अपनी से बेहतरीन कोशिश की। उन्होंने कहा थोड़ा और आराम से मैं कर सकता था, पर मैंने अच्छी कोशिश की। शिक्षक, बहुत अच्छी, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। तो इस तरीके से आपको इनका पूरा संवाद एंड करना है। देखो अंत भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, अंत भी पता चलना चाहिए कि अंत हुआ, ये नहीं बीच में छोड़ दो, ठीक है। तो ये थे बेटा यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अभिव्यक्ति के क्वेश्चन थे, आपके अभिव्यक्ति माध्यम के जितने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ करवा दिए, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए हैं आप लोगों के कि अगर छोटे या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर को नहीं आएंगे, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभिव्यक्ति माध्यम का यहाँ पर हमारा डन हो गया, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली को कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, अच्छे से। अब मैं यहाँ दिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो है आपके आरओ बुक के। कल की क्लास में मैंने वितान के भी करवा दिए थे सारे क्वेश्चन, लेकिन आरओ के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रह गए थे, जिसमें ये पूछा जा सकता है भाई आपके अपने विचार क्या इसमें प्रस्तुत करेंगे, आप इसका आशय कैसे स्पष्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जहाँ आपको सोच समझ कर अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आंसर देना होगा। और वो क्वेश्चन रहे ये पद्य भाग का, शुरुआत हो रहा है। पहला क्वेश्चन है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, या कह लीजिए एक गीत। इसको हम लोग एक गीत भी कह सकते हैं, ठीक है, एक गीत भी कह सकते हैं इस पोएम को। इसका दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, आखिर उसका मोटिव क्या था इस कविता को लिखने का, आप इसको बताओगे, ठीक है। पूरा मोटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको बताओगे बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंथी क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। पंथी ये सोचता है कि अपनी मंजिल समीप अर्थात पास पहुंचने वाला हो, परंतु मंजिल तक पहुंचने से पहले रात ना हो जाए, अतः वह मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। शीतलवाणी में आग से क्या अभिप्राय है, तो इसको आप बता दोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा चैप्टर है आपका पतंग। आप कैसे कह सकते हैं कवि ने पतंग कविता बाल सुलभ साहस एवं आकांक्षाओं सुंदर चित्रण किया, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। पतंग कविता का मूल भाव अपने स्पष्ट कीजिए, आप बताइए कि आखिर उसका भाव क्या था। तो पतंग कविता में बच्चे पतंग से किए, पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है। पतंग कविता में बच्चों द्वारा शिक्षाओं की मृदंग की तरह बजाने से कवि का क्या आशय है, ये हो गया। सातवां क्वेश्चन है पतंग कविता के आधार पर शरद भी अपने शब्दों में प्रस्तुत करिए, शरद का जो शब्द चित्र है उसको बताना है। फिर आता है कविता के बहाने या बात सीधी सी पर, ठीक है। कविता और फूलों के बीच में समानता और अंतर ये बताना है। अभी मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को, कवि की कथ्य को महत्व दिया तो भाषा बात सीधी पर आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए, इनको तर्क बताना है आपको। देखो तर्क शक्ति के क्वेश्चन आ गए ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दिलवाने जा रही हूँ, और ये क्वेश्चन रेडी कर लेना, ऐसे निकलेगा एग्जाम, ठीक है।
कवि ने कविता की उड़ान और खिलने को चिड़िया और फूलों की किस तरह भिन्न बताया है, ये भी मैंने कल बताया था आप लोगों को। कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में अपाहिज को बंद करने के कारणों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार उल्लेख कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में अपाहिज को बंद करने के कारण, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर उल्लेख करते हुए कवि बताता है कि कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती है, साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों को बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दर्द बेचकर प्रसिद्धि के और आर्थिक लाभ प्रदान पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये पूरा आंसर इसका दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसके आगे का आंसर ये रहा। नेक्स्ट, कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक संवेदन शून्यता का जीता जागता उदाहरण है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अगर यहाँ अभी विजिबिलिटी कम दिख रही है, डोंट वरी, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को दिलवा दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य में विषय से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। आपको अपने से बताना है कि क्या बताया गया है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग्य करता है। ठीक है, ये बताना। उसके बाद उषा सुबह की किस प्रकार तुलना की गई, ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, उसके बाद बादल राग, कृषक अधीर होकर बादल को क्यों बुलाता है, बादल राग कविता के आधार पर बताइए। तो बादल राग कविता में कृषक बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि बादल वर्षा के रूप में उसके सूखे खेतों में हरियाली लाएगा तथा वह चाहता है कि क्रांति तथा पूंजीवादियों का विनाश हो, और वह बादल क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन करता है। ठीक है, बादल राग कविता के बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है, देखो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विप्लव रव से छोटी है शोभा पाते, इसमें विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटी है शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल राग कविता में अट्टालिकाओं में को आतंक भवन क्यों कहा गया है। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका कवितावली। क्या आता है बच्चे, आपका कवितावली आता है, इसको बताना। और लक्ष्मण मूर्छा संवाद। तो पहला क्वेश्चन, तुलसी ने अपने पद दूत कहो और दूत कहो डैश डैश में अपने स्वाभिमान को कैसे व्यक्त कहा, कि भाई तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो मांग के खाने वाला इंसान हूँ, मस्जिद में सोने वाला इंसान हूँ, मेरे प्रभु सिर्फ राम है और मैं उनका भक्त हूँ, बस इसके अलावा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये बताना है। कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय का आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ है। कैसे कैसे बताया कि भाई लोगों के पास काम नहीं है, व्यापारियों के पास व्यवसाय नहीं है, तो ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था बेटा, वही चीजें क्वेश्चन है। ठीक है, तुलसीदास के सवैये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा। तो क्या लिखा ना कि दूत कहो और दूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोऊ काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहू। ठीक है, वो कहते हैं मुझे अपनी बेटी को, मतलब किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना, तो मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा, ये वाला सवैया आप लोग को लिखना है। ठीक है, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों का प्रकाश डालिए कि कैसा संबंध था। फिर आता है रुबाइया। रुबाइया का एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुबाइया कविता के आधार पर सावन की घटनाओं और रक्षाबंधन के पर्व पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, फिर आ गया बेटा, यहाँ पर आपकी कविता खत्म होती है, आता है आपका गद्य भाग, जिसमें आपका आता है भक्तिन। वो हो गई उसमें की 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये इसमें के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्तिन कहानी की बात करते हैं। भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत के फैसले पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे रवैये से कैसे निपटा जा सकता है। देखो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि अगर उनके स्थान पर आप होते तो आप ऐसे मामलों में कैसे कैसे फैसला लेते। ठीक है, ये बताना है। फिर आ जाता है बाजार दर्शन पाठ। बाजार दर्शन पाठ में बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ आपको अपनी ओर खींचेगा और उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अन्याय शास्त्र अनीति शास्त्र क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद बच्चे, बाजार का जादू चढ़ने उतरने का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। कल ही बताया मैंने, ये कल ही ये क्वेश्चन बताया है। उसके बाद चूरन बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका, क्यों, ये भी कल बताया था। क्योंकि वो फालतू सामान खरीदते ही नहीं थे, वो सिर्फ 6 आने का बेचते थे, उसके बाद बच्चों को बांट देते थे। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति का उदाहरण दीजिए। ठीक है, वो जो परचेजिंग पावर वाला सीन था वो बताना है। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अर्थवस्तु को समझने में बेजोड़ है, उदाहरण देके इस कथन को अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये वाला भी मैंने कल करवाया बेटा। ये सारे क्वेश्चन मोस्टली कल की क्लास में डन थे, लेकिन ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काले मेघा पानी दे चैप्टर है। काले मेघा पानी दे पाठ में मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकने को पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कहा गया।
आप बताएं। काले मेघा पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और दान की परिभाषा कीजिए। ठीक है, वो त्याग को क्या समझती थी। मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल करवाए हैं बच्चे सारे। पहलवान की ढोलक, प्रकृति भी जैसे गांव वालों को दुख से दुखी थी, इसको एक्सप्लेन करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ में आई पंक्ति, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हर बार कई साल से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद पहलवान की ढोलक कहानी प्राचीन लोक कलाओं के धीरे धीरे विलुप्त होने के दर्द का वर्णन करती है। ठीक है, ये हो गया। लुट्टन के पक्ष में ना तो राजमत था और ना ही बहुमत, फिर भी उसे कुश्ती में विजय प्राप्त हुई। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है शिरीष के फूल, इसमें का आपका लास्ट सेकंड चैप्टर है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रेडी कर लीजिएगा। इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाकाल देवता समापन कोड़े चलो रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे, जिनमें प्राणकण थोड़ा भी कर्म विमुखी है वे टिक जाते हैं। तो ये वाली लाइन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, रेडी कर लीजिएगा। शिरीष फूल के पाठ पे शिरीष वृक्ष की उनकी किन विशेषताओं का कारण अवधूत माना गया है, क्योंकि वो चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, वो उसी तरह टिके रहते हैं, उसी तरह अड़े रहते हैं, इसलिए उनको अवधूत बोला गया, मतलब सन्यासी बोला गया। ठीक है बेटा, क्लास लेते लेते ना मेरा गला एकदम बैठ चुका है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। आज का दिन सिर्फ आप लोगों के लिए रिविजन का टाइम है। जितनी क्लासेस हुई सबकी पीडीएफ आज पढ़ डालो, इसकी भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वेरी। ठीक है, चलिए उसके बाद शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाती है, शिरीष के फूल के पाठ के आधार पर समझाइए। ठीक है, ये भी मैंने कल आपको क्लास में बताया था। क्लियर। शिरीष और महात्मा गांधी की तुलना किस आधार पर की गई, महात्मा गांधी भी एक सन्यासी थे और शिरीष के फूलों को भी अवधूत बोला गया है। ठीक है, ये बात पे तुलना की गई। फिर आता है लास्ट चैप्टर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसी चैप्टर से फंसते हैं, आपके जो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर से फंसेंगे। ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया और सबसे ज्यादा इसी में से पूछा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जातिवाद का पोषक किसे कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने को पीछे डॉक्टर अंबेडकर का तर्क उल्लेख कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानने का डॉक्टर, ये तो मैंने अभी बताया। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक असमानता से भी अधिक हानिकारक किसे और क्यों माना है, ये बताना है। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये भी अपने शब्दों में लिखना है। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बताना था। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की जो बात की उसे अपने शब्दों में समझाइए। हो गए टॉप 50 क्वेश्चन है बेटा ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 बेस्ट है। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपके कुछ अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश पद्यांश की ओर। ठीक है, इसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा आपको दे दिया जाता है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करने होंगे, बहुत ईजी होते हैं। पहले आप लोग गद्यांश को पद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी बुक का चैप्टर है हम उसको देखते हैं। ठीक है, आपकी बुक का जो चैप्टर है हम उसको देखते हैं। जैसे ये बाजार एक जादू है, ठीक है, वह जादू आंख की राह का काम करता है, ये बाजार दर्शन में से लिया गया है ना। इसका देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर रहा कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया, एक क्वेश्चन ये रहा कि कथन ए क्या बोलता है कि मन के खालीपन बाजारवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, मन खाली होने पर बाजार में बिकने वाली अनेक तरह की जरूरी व गैर जरूरी वस्तुएं व्यक्ति को आकर्षित करती है। क्या ये दोनों कथन सही है? आपने जब चैप्टर पढ़ा था, तो जब ये पैराग्राफ पढ़ा था तो वहां ये चीज लिखी थी क्लियर। ठीक है, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालात में जादू का असर होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो तभी बाजार का जादू चलता है। तो इसमें कथन दोनों होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ऐसी बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना और मणि बिनु फनी करीबर करहीना, ये किस में से लिया है? तुलसीदास वाले से। इसमें भी दिया गया है कि यह अपयश रामवीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री के लिए भाई को भी गंवा बैठे। ठीक है, अपने अनुज के वियोग के आगे स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। हाँ जी, राम जी ने यही बात कही थी कि समाज में ये दोनों बात सत्य है कि एक अपयश ये मिल जाएगा कि स्त्री के लिए इन्होंने भाई को गवा दिया, और दूसरा अपयश और दूसरी चीज इसमें क्या बोली गई थी कि भाई स्त्री की हानि
चल सकती है, स्त्री दोबारा आ सकती है लेकिन भाई दोबारा नहीं आ सकता। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की व्याख्या करता है। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ में मैंने कई क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो बच्चा ये था हमारा आज की क्लास, और इस क्लास को एक लास्ट क्विक रिवीजन समझ लीजिएगा अभिव्यक्ति माध्यम का, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 50 आरओ बुक, ठीक है, उसका। और वितान के ऑलरेडी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को करवा दिया। आपका आज का त्योहार है, हैप्पी होली, मस्त त्योहार सेलिब्रेट करिए। जाते जाते इस क्लास को भी देख लीजिएगा और जितनी पीडीएफ दी है उन सब का रिवीजन भी कर लीजिएगा बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से जाइए, पेपर में फोड़ के आइए और मस्त तरीके से एग्जाम लिखकर मस्त मस्त घर आइए, ठीक है। चलती है तो चलते बच्चा, मिलूंगे आप लोगों से फिर कभी किसी नई राह पर और नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पेपर देके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।